नमस्कार बच्चों। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है जूझ और उसके लेखक हैं आनंद यादव। ये आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास में अंश है। तो हमने कल देखा था कि ये आनंद यादव अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि उनका पढ़ने लिखने का बहुत जी था, इच्छा थी, लेकिन अपने पिता से डरते थे। इनके पिता इनको खेती के काम में लगा देना चाहते थे, लेकिन ये सोचते थे कि खेती हमें पतन की ओर ले जा रही है। जितना अपने बाबा के समय अर्थात इनके दादाजी के समय था, उतना उनके पिताजी के समय नहीं रहा। तो अपनी माँ से सिफारिश करते हैं कि गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं दत्ताजी राव, कि अगर उनसे कह दें तो वह अगर अपने मेरे दादा अर्थात मेरे पिताजी को कह देंगे पढ़ने के लिए, तो हो सकता है मेरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए। तो माँ को इन्होंने बहलाया कि शाम को माँ दत्ताजी राव के पास चलेंगे और उनसे थोड़ी सिफारिशें करवाएंगे। माँ इसके दर्द को समझती थी। माँ भी सोची थी कि पढ़ जाए तो थोड़ा ठीक रहे। तो माँ ने कहा ठीक है चलेंगे। अब देखो आगे। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को ये विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है, इन खेती में लगा दिया है। ये सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। तो माँ ने बैठ करके, माँ और बेटे दोनों जा करके ही और दत्ताजी राव को पकड़ दिया कि सारे दिन बाज़ार में घूमता है, दुकानों पे बैठा रहता है और खेती का काम से फ्री हो गया है, खेती का काम करवाता है अपने बेटे से। अगर बेटा स्कूल में जाना शुरू हो जाएगा तो उसे खेती का काम करना पड़ेगा, इसलिए उसने उसे बेटे को ही खेती में लगा दिया है। तो ये सुनते ही दत्ताजी राव देसाई दादा चिढ़ गए और उन्हें कहा कि शाम को आने दे उसे और मैं उसे अच्छी तरह उसकी खबरें लेता हूँ, अच्छी तरह सुनाता हूँ उसको। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है। देखो छोटा बच्चा है लेकिन पढ़ने की लालच से देखो वो पढ़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में कुछ ऐसा काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। तो उसने कहा कि जनवरी का महीना है, अभी 2 महीने बचे हैं, थोड़े ही महीने हैं, तो इस महीने में 2 महीने में मैं पीछे की पढ़ाई के सारी का दोहराव कर लूँगा, दोबारा पढ़ लूँगा और परीक्षा में बैठ जाऊँगा। तो अब परीक्षा में बैठ जाऊँगा तो मेरा साल बर्बाद नहीं होगा और मैं पढ़ लूँगा। मेरा पिछला साल ही बेकार हो गया पढ़ाई में, पिछले साल उसके विद्यालय से बाहर निकाल लिया था, पढ़ाई नहीं हुई। तो इस साल यदि आधा साल तो ये भी गई, लेकिन अब यदि मैं विद्यालय जा कर के पढ़ने बैठ जाऊँ तो मैं सारी पढ़ाई पीछे की करके और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। और खेती में भी अब कुछ काम है नहीं है, खेती का काम भी गन्ना व पिराई वगैरह का था ना, वह भी मैंने कर लिया है, ख़त्म हो गया है। तो दत्ताजी क्या कहा, ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। तो आनंद यादव को कहा कि थोड़ी देर बाद में तुम भी उसके पीछे ही आ जाना और शाम को वह जब घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर बाद में तुम आना, उसके साथ नहीं आना, थोड़ी देर बाद में तुम आना। जी कह कर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सब बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। देखो कितना साजिश, पूरा योजना बना करके उसको ये भी कहा है कि हम यहाँ आए हैं, आपको ये कहा है, ये बात उसे मत कह देना। अगर ये बात उसे कह दी कि वो उसके पिताजी सारे दिन बाज़ार में घूमता रहता है, खेती का काम नहीं करता है, तो हमें जा कर के पीटेगा, हमारी खैर नहीं है। ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा कि वह खेतों की जो होती है ना साग सूग सब्जी, तो वह सब्जी देने के लिए यहाँ पर आई थी। सिर्फ इतना ही बताना कि दोनों आए थे माँ बेटे, ये मत बता देना। ठीक है
मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ कहूँ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। ये आनंद यादव से दत्ताजी राव ने कहा। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से तेरा मालिक मतलब पति दिखाई नहीं दिया है। खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। अब देखो क्या कहा, खेत से आ जाने के बाद में, जब को पता है कि ये खेत में जाता ही नहीं है तो बाजार में घूमता सारे दिन, लेकिन वह क्रोधित न हो जाए, उसका थोड़ा मूड ठीक रहे, ये सोच करके उसने कहा कि खेत में से आएगा ना वो तो उसे यहाँ भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से थोड़ा व्यग्र होकर व्याकुल होकर पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। सम्मान की बात क्यों थी? क्योंकि देसाई जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। तो अगर वो किसी को याद करते हैं, किसी को बुलाते हैं, इसका मतलब देसाई जी की नज़रों में वह उनके काम का व्यक्ति है या श्रेष्ठ व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है जो उसे अपने पास बैठाता है, अपने पास बुलाता है। तो ये उनके लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा। कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने मतलब खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बुलाया है। किसको? ये तो उनकी योजना थी कि थोड़ी देर बाद में उस लड़के को यानी आनंद यादव को बुलाया था कि थोड़ी देर बाद में तुम आ जाना। तो अब उसको गया हुआ आधा घंटा हो गया तो माँ ने कहा कि हाँ अब तू जा और जाके अपने पिता से कहना कि खाना बन गया है, माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया है। और जाना वहाँ था ही उनके। अच्छा, लेखक ने कहा, मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? देखो, सरकार भी उनके ये योजना में शामिल थे। उनको भी पता था कि यह आएगा, लेकिन देखो आप मतलब उनकी मानसिकता समझो बच्चों की, आनंद यादव की, कि उसकी पढ़ने की कितनी इच्छा थी। उसके पिताजी पढ़ना नहीं देना चाहते थे। माँ से कहा, माँ से सिफारिश की, माँ से दत्ताजी राव के पास सिफारिश की और दत्ताजी राव से भी योजना बनाई पूरी कि मेरे के लिए मत कह देना कि माँ आया था या माँ आई थी, ये कह देना सब्जी देने आई थी सिर्फ, और पढ़ने के लिए पिताजी को आप कैसे भी मनाओ। तो उन्होंने, दत्ताजी ने क्या कहा, क्यों आए रे छोरे? तो उनका, दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। देखो, इस योजना में दत्ताजी राव भी शामिल हैं कि अभी आया है मेरे पास, थोड़ी देर बैठ। यानी उनको बाप बेटे को दोनों को सामने बिठाकर वो कुछ बातचीत करना चाहते थे। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? गुस्से में, क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? अब मतलब कमों को देख लूँगा। तो पहले पूछा कि कौन सी में पड़ता है, ये बात पूछी। अब नहीं पड़ता है तो खेतों में पानी लगाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं लगाता हूँ। तो क्यों रत्नापा? हाँ जी। उसने कहा, हाँ, पानी लगाने वाला कोई नहीं है। फिर तू क्या करता है? दत्ताजी राव सरकार ने क्या कहा कि तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह बहस करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। इतिहास मतलब कि उनके पिताजी यानी रत्नापा, आनंद यादव के पिताजी पूरे दिन क्या करते हैं, ये सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हजामत बनाना मतलब है खबर लेना, खरी खोटी सुनाना। देसाई के मड़ा खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। यानी पहले देसाई के खेतों में काम करते थे तो उनके खेत छोड़ देने के बाद में अब खेतों में काम नहीं करते थे। वो मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया।
कि तुम खेतों में ध्यान नहीं देते हो, अपनी लुगाई को और बच्चों को खेतों में लगा दिया है, तुम खुले सांड की तरह पूरे दिन गांव में आवारा घूमते रहते हो। तो इस प्रकार की खूब खरी खोटी उन्होंने उस दादा को सुनाई। दादा को मतलब आनंद यादव के पिताजी को सुनाई। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए इसका ध्यान रख। क्योंकि जनवरी हो गया था ना, जुलाई से स्कूल खुलती हैं, जनवरी हो गया, लेकिन तेरी साल किसी तरह नहीं मारा जाए, इसलिए तू मन लगाकर पढ़ाई कर, पीछे के महीनों की सारी पढ़ाई करो। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम को जो हो सके वह काम कर और यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। तो ये बात भी उसने इसके पिताजी को खरी खोट सुनाई खूब कि इसके पास तो बहुत बच्चे हो गए हैं, इसलिए कुत्तों की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। तुम्हें विद्यालय नहीं भेजता है, तो तुम कल से एक काम करो, सीधे विद्यालय जाओ, और यदि ये नहीं जाने दे रहा है तो मेरे पास आ जाना, और सुबह शाम जो हो सके वह काम कर देना, और दिन में तुम्हें विद्यालय जाना और यहीं से ही पढ़ाई करना। मैं पढ़ा दूंगा तुझे, ये नहीं पढ़ा रहा तो। अब देखो उसके पिता के टोन में, बोलने के लहजे में क्या अंतर आया है। मैंने कब मना किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया। अब अपनी गलती नहीं मानता है, कहता है कि ये थोड़े गलत संगत में पड़ गए हो, इसलिए मेरा आँखों के सामने रखने के लिए और मैं मेरे घर खेत में रखने लगे हो। कैसी आदतें, चाहे जैसी, अब कोई गलत आदत थी नहीं, बताए क्या, लेकिन कह रहा है चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अब सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कभी कंडे मतलब उपले बेचता है, कभी चारा बेच देता है, सिनेमा देख जाता है और खेलता रहता है, कभी खेती को और घर का काम नहीं करता है। क्यों रे छोकरे, दत्ताजी राव ने कहा। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। क्या कहा कि कंडे यानी उपले तो बनाए किसने थे, माँ ने, लेकिन कहा कि मैं गोबर बीन करके यानी खेतों से गोबर ला करके माँ को दिए, माँ ने उससे कंडे बनाए और वह कंडे बेच करके मैंने कपड़े भी सिलवाए थे। सिर्फ एक बार सिनेमा देखा था और कुछ नहीं किया था, ज़्यादा मतलब बदमाशी नहीं की थी। अब ये सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, यानी फेल तो हुआ है, कहा कभी नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। कहीं 5वीं की परीक्षा नहीं दे पाया और फेल नहीं हुआ हूँ, पास तो हो गया हूँ मैं। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या। अब पहले तो उसको धमकाया आनंद यादव के पिताजी को, लेकिन उसके जाने के बाद में उसे भी समझा रहे हैं कि अरे बच्चा ही तो है, एक बार फिल्म देख ली तो क्या हुआ, एक बार खेलने चला गया तो क्या हुआ, इस छोटी सी बात के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई बंद थोड़ी करवाते हैं। अपना ही बच्चा है, ऐसा वैसे उसको थोड़ा बहला फुसला करके उसके पढ़ाई के लिए फिर से राजी कर रहे हैं। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। क्योंकि इच्छा नहीं थी, लेकिन दादा ने दत्ताजी राव सरकार ने कह दिया तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। ठीक है, कल से भेज देता हूँ, एक आध साल और देख लेते हैं, अगर सही पड़ता है तो ठीक है, फिर से बदमाशी करनी शुरू की तो पढ़ाई छुड़वा लेंगे। इसमें उसका कोई बस नहीं चला था, यानी विद्यालय भेजने की बात पर कोई बस नहीं चला और हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। अब देखो क्या कहा, खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। क्या वचन, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, सुबह उठते ही, दिन निकलते ही 6 बजे ही, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही
देखो ये चित्र है, दत्ताजी राव सरकार यहाँ बैठे हुए हैं, ये लड़का कोने में आनंद यादव खड़े हुए हैं, ये उसके पिताजी बैठे हुए हैं। तो आपस में ये देखो ये कितना दीनता से आगे झुक करके पढ़ाई के लिए विनती कर रहे हैं, और ये इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके पिताजी अपने पुत्र पर कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, खेलता रहता है। घर में बस्ता, शाम को घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर मतलब पशु या डांगर बोला आपा, पशु चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिर लगाना, समझे मंजूर है का। तो मतलब सुबह 6 बजे उठते ही खेत में जाना, 11 बजे विद्यालय शुरू होता है तो सुबह 6 से 11 बजे तक खेत में पानी लगाना, बस्ता सुबह ही घर से लेकर आना, 11 बजे खेत से सीधे विद्यालय जाना, शाम को आया बस्ता रखा, रखते ही सीधे खेत में जा कर के पशु चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर रहना, यानी स्कूल में जाना उस दिन की बंद, स्कूल की छुट्टी। अगर घर पर काम है तो पहले काम करना है। हाँ, अब देखो कैसे प्रकार हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। ये मतलब आप पर देखो सोच करके, यदि आपको ये कह दे कि चलो बेटे आज खेत में काम करके आना है, या चलो बेटी आज खेत में काम करके आना है, तो विद्यालय न जाना हो तो भी कह दोगे यार आज तो एक्स्ट्रा क्लास है, आज तो स्कूल जाना ही जाना है। लेकिन इसके विपरीत ये क्या कह रहा है कि हाँ खेत में काम होगा तो हमें विद्यालय से गैर हाजिर रहना ही चाहिए। कि ये तो मतलब सोच रहा है कि येन केन प्रकारेण, यानी किसी भी प्रकार पिताजी इसके पढ़ने के लिए राजी हो जाए, बस फिर तो सारा ठीक हो जाएगा, काम कर लूँगा, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ विद्यालय जाने के लिए हाँ कर दें। तो कहा कि हाँ गैर हाजिर रहना चाहिए अगर काम हो तो। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हो, मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा न। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ तुझे, वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बैरिस्टर यानी वकील नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा। तो ये उसकी रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। तो ये विद्यालय जाने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। किसी प्रकार उसने दादा को पढ़ने के लिए राजी कर लिया था। यदि उसमें दादा ने भी बहुत सी शर्तें रखी किस प्रकार खेतों में काम करना है, और विद्यालय जाने के बाद से उसे गुस्सा भी बहुत हो रहा था कि हाँ तो पढ़ लिख बहुत बड़ा बैरिस्टर मतलब बैरिस्टर मतलब वकील, हाँ तो बहुत बड़ा वकील बन जाएगा ना, तो पढ़ेगा लिखेगा। तो खाना खाते खाते भी पूरा क्रोध गुस्सा करता रहा, लेकिन ये चुपचाप नीची गर्दन करके खाना खाता रहा। और इस प्रकार लेखक की पाठशाला जाना शुरू हुआ। तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का अध्ययन हमें कल करेंगे। नमस्कार।